हाय गाइस, मैं उस्मान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियो के द्वारा किसी के मन में ठोस पहुँचाना नहीं है। मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड असली सच दर्शाना चाहता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जो भारत का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया क्यों गया था, क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए शुरू करते हैं। इलेक्शन के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारा पैसा का ज़रूरत होता है। बिना पैसे का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ पाता। एक आम आदमी इलेक्शन में खड़ा होते हैं तो उसको फंड का ज़रूरत होता है। वो फंड अगर कोई ईमानदार आदमी सोचे कि वो ही हमारा नेता होना चाहिए और वो उस आम आदमी को वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा दे सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप एक रिसिप्ट की तरह सोच सकते हैं जिसको एसबीआई में दिखाने पर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिलता है। लेकिन इसका ग्राउंड रियलिटी थोड़ा अलग है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स देने का कॉन्सेप्ट पहले से ही चल रहा है। ये सिलसिला 1951 से शुरू हो गया था। आपको तो पता ही होगा, 1951 में भारत का पहला इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। इस समय से लेकर आज तक पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन को लेकर बहुत केस चला। जब डोनेशन देने वाले कंपनी को पॉलिटिकल पार्टी को क्यों फंड कर रहे हैं ऐसे पूछा गया, तब उन लोगों ने बोला कि वो लोग चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहे, इसीलिए वो लोग डोनेशन दे रहे हैं। मैंने आपको डिक्टेटरशिप वीडियो में बोला था कि 20,000 से ज़्यादा अगर डोनेशन दे तो पॉलिटिकल पार्टी को डिटेल्स दिखाना पड़ता है। लेकिन इस बात का फ़ायदा भी पॉलिटिकल पार्टी ने ज़ोरदार से उठाया। लेकिन फ़ायदा कैसे उठाया, इस बात का खुलासा कांग्रेस के मायावती जी के केस से देखने को मिला। मायावती जी के पास 402 करोड़ केस में था, तो उनको सवाल किया गया कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो बोली कि ये 20,000 से कम डोनेशन देने वाले लोगों से इकट्ठा किया गया पैसा है। तो फिर गाइस, आप लोग सोच कर देखें कि घोटाला हो रहा था या नहीं। फिर भी मैं आपको खुलासा कर देता हूँ कि वो लोग 20,000 से कम यानी कि 19,000, 18,000 ऐसा करके रसीद दिखाते थे, लेकिन लेते ज़्यादा थे। इसीलिए उन लोगों के पास इतना सारा पैसा इकट्ठा होते आ रहे थे। लेकिन वो रसीद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाना नहीं पड़ता था, क्योंकि 20,000 से अगर ज़्यादा होगा तभी उन लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साझा करना पड़ता था। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इस पैसे को आधा खर्च करके आधा अपने जेब में रख लेता था। तो फिर आप सोच कर देखिए, ये सब तो काला धन हुआ और यहाँ से काला धन को रोकना नामुमकिन था। नो डाउट, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में ज़्यादा पैसा लेकर उतरता था उसका जीतने का चांसेस भी ज़्यादा होता था। इसका एग्जाम्पल देखने को मिला 1967 में। 1967 में स्वतंत्र पार्टी ने कहा कि राजनीति और बिजनेस को दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जाएगा, दोनों स्वतंत्र होकर काम करेंगे। यह सुनकर बिजनेसमैन खुश हुआ, क्योंकि कंपनी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करते थे। वो सारे कंपनी एक डर से पैसा देते थे, क्योंकि अगर किसी कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं देने के बावजूद भी वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाए तो उन लोगों के कंपनी को बंद भी करवा सकता था। इसीलिए कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करता था। जब स्वतंत्र पार्टी ने कहा कि राजनीति और बिजनेस को अलग रखेंगे, तब कंपनी ने स्वतंत्र पार्टी को भर भर के पैसा डोनेट किया और आखिरकार स्वतंत्र पार्टी ने कांग्रेस को 9 स्टेट में हरा दिया था। यह देख उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस रूल को ही बैन कर दिया, अर्थात कंपनी से पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं मिलने वाला था। खत्म, बाय बाय, टाटा।
तब तो कांग्रेस भी नहीं ले पा रहा होगा। नहीं। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद एक खुलासा सामने आया। तो वो कैसा खुलासा था? एक कंपनी के शेयर होल्डर ने देखा कि कंपनी कांग्रेस पार्टी को एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, और आखिर में सामने आया कि 180 कंपनी ने कांग्रेस को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे थे। अरे इसमें दिक्कत क्या है? वो कंपनी अपने प्रमोशन के लिए कांग्रेस को पैसा दे रहा है। दिक्कत तब देखा गया जब एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देने के बाद भी उन लोगों के एडवर्टाइजमेंट सामने नहीं आता था, यानी कि उन लोगों का एडवर्टाइजमेंट छापा नहीं जाता था। तो वो पैसा क्यों दे रहे थे एडवर्टाइजमेंट के नाम पर? इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि एडवर्टाइजमेंट करना उन लोगों का सिर्फ बहाना था। उन लोगों का असली मकसद तो डोनेशन लेना था। हद तो तब हो गया जब पॉलिटिकल पार्टी बाहर के कंपनी से भी पैसा लेने लगे। यह देख 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया। इसके तहत फॉरेन कंपनी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर पाएगा। इस एक्ट के लागू होने के बाद पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी दिक्कत में आ गया। इसी दिक्कत को मद्देनज़र रखते हुए राजीव गांधी के सरकार ने इस एक्ट को एमेंड किया और रूल बनाया कि कंपनी अपने प्रॉफिट का 5 to 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता था, और 25,000 से ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाएंगे। एनुअल रिपोर्ट में इसको दिखाना पड़ता था कि किस पार्टी को कितना पैसा दिया। ये देखकर टाटा ग्रुप ने एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया, जिसके दौरान कंपनी के अलावा किसी को पता नहीं चलता था कि किस पार्टी को पैसा दे रहा है। टाटा ग्रुप का ये तरीका कारगर साबित हुआ, और इसीलिए बाकी कंपनियों ने भी इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाना शुरू किया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को कैश का ज़्यादा ज़रूरत था। कोई कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए जब पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करते थे, उसको कैश में कन्वर्ट करना ज़रूरी था। और यहाँ पर क्रिमिनल्स का भी पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाता है, क्योंकि क्रिमिनल्स कैश इकट्ठा करने में और ब्लैक मनी को मैनेज करने में काफ़ी माहिर थे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। कुछ समझे? इसीलिए हमारे भारत का काफ़ी सारा पॉलिटिशियन के ऊपर अभी भी क्रिमिनल चार्जेस लगा हुआ है। ये देखकर एडीआर ने 2002 में सुप्रीम कोर्ट में मांग किया कि कंपनी जिस पॉलिटिशियन को पैसा दे रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल्स पहले से जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इसका मंजूरी दे देता है, और तब से आज तक पॉलिटिशियन को अपना पूरा डिटेल्स इलेक्शन में खड़ा होने से पहले सबमिट करना पड़ता है। लेकिन फंड्स में अभी भी ब्लैक मनी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि क्रिमिनल उनको हैंडल कर रहा था। 2010 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को हटा देते हैं। एडीआर फिर से देखता है कि स्टारडाइट इंडस्ट्री लिमिटेड और सेसा गोवा लिमिटेड बीजेपी और कांग्रेस को फंड कर रहे हैं, और ये दो कंपनी को वेदांत नाम का एक कंपनी यूके से कंट्रोल कर रहा था। ये देख एडीआर ने दिल्ली हाईकोर्ट पर पीआईएल फाइल किया, और आप सुनकर शौक हो जाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर भारत के टॉप लॉयर को खड़ा कर दिया था इस केस को जीतने के लिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लेकिन आखिरकार न्याय की जीत होती है, और बीजेपी और कांग्रेस को गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है। तब बीजेपी और कांग्रेस हाथ में हाथ मिलाकर एफसीआरए को एमेंड कर देता है, और इसके तहत फॉरेन कंपनी से पैसा लेना लीगल हो जाता है। और अब आता है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा जिम्मा एसबीआई के पास था। कंपनी एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता था, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को दे देता था, और पॉलिटिकल पार्टी जाकर एसबीआई से वो पैसा निकाल लेता था। यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि
एसबीआई के पास सारा जानकारी होता था, किसने पैसा दिया, किसको दिया। जिसके पास एसबीआई का अकाउंट नहीं होता था उसको केवाईसी करवाना पड़ता था ताकि जानकारी एसबीआई पर एंट्री हो सके। और एसबीआई का ये रूल था कि वो डाटा किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। और रूल ये था कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स पर किसी का नाम मेंशन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने उनके पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया है। लेकिन इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को स्कैम माना जा रहा है। लेकिन क्यों? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी के सहमति पर पास किया गया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जब लाया गया था तब आरबीआई एक्ट, कंपनी एक्ट, आरपीआई एक्ट जैसे एक्ट को चेंज कर दिया गया था। आपको तो पता ही होगा कि आरबीआई के पास ही पैसा छापने का पावर होता है, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के वजह से एसबीआई को भी ये पावर मिल चुका था। कंपनी एक्ट के तहत अपने प्रॉफिट का 5 से 7.5% ही कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता था। लेकिन अब कंपनी जितना चाहे उतना डोनेट कर सकता था। यहाँ पर अगर अच्छे से देखा जाए तो एंटी इंडियन टेररिस्ट ग्रुप भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता था। ओपोजिशन का कहना यह है कि ये इक्वलिटी नहीं है क्योंकि रूलिंग पार्टी को ज़्यादा पैसा मिलता है। आखिरकार एडीआर और सीपीआई मिलकर सुप्रीम कोर्ट पर इसके खिलाफ केस कर देता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषणा किया। आखिर में कहना चाहूँगा कि इसमें अकेला कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है या फिर दोषी नहीं है। दोषी है तो सभी है और दोषी नहीं तो कोई भी नहीं। और गाइस, ये सब हमारा पब्लिक का पैसा है जो उन लोग अपने इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर क्या राय है बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आज के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।